नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इस पर हम 25 एमसीक्यू आज देखने वाले हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जैसे कि एसएससी रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, जैसे कि ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो वन डे एग्ज़ाम होती है। ठीक है, तो इसमें हम आज 3 पॉइंट देखेंगे। वो है, पहला है सिंधु सभ्यता। ठीक है, उस पर कुछ एमसीक्यू देखेंगे। उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के जो कुछ एमसीक्यू है उसमें से कुछ आज देखेंगे, कुछ अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला ही वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का साधारण कालखंड कौन सा है। आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, कालखंड कौन सा पूछा गया है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 2000 ईस्वी सन पूर्व से 1500 ईस्वी सन पूर्व। ऑप्शन बी है 2500 ईस्वी सन पूर्व से 1500 ईस्वी सन पूर्व। और ऑप्शन सी है 3000 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व। और ऑप्शन डी है 1200 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको साधारण कालखंड पूछा गया है। अगर आपको ये पूछते कि सिंधु सभ्यता अपने शिखर पर किस कालखंड में थी, तो आपको ये आंसर देना था कि 2350 ईस्वी सन पूर्व से 1750 ईस्वी सन पूर्व तक। तो हम अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, सिंधु सभ्यता के हड़प्पा शहर की खोज निम्न में से किस व्यक्ति ने की। ऑप्शन ए है राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी रंगनाथ राव, ऑप्शन सी दयाराम साहनी या ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जवाब आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल इनमें से कौन से राज्य में था। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। तो इसमें से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पश्चिमी स्थल कौन सा है, पूर्वी स्थल कौन सा है, उत्तरी स्थल कौन सा है, दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये पूर्वी स्थल जो था वो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में आलमगीरपुर, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी गुजरात। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्थल थे जो हड़प्पा सभ्यता के, वो स्वतंत्रता के बाद गुजरात यानी कि भारत का जो राज्य है, जो पश्चिमी राज्य है भारत का, उसमें खोजे गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लोथल और सुतकोदा इन स्थानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए है, यह सिंधु सभ्यता की राजधानी थी, इनमें चांदी बनाई जाती थी। सी ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सिंधु सभ्यता के क्या थे, बंदरगाह थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता में व्यापार, कुछ वस्तुएं भारत में आयात की जाती थी सिंधु सभ्यता के टाइम पर। तो एक साइड में दी हुई है आयातित वस्तु और दूसरी तरफ है प्रदेश, मतलब किन देशों से वो लाई जाती थी। तो पहली चीज़ है टीन, अफ़गानिस्तान और ईरान से लाई जाती थी। दूसरी चीज़ है चांदी, अफ़गानिस्तान या ईरान से लाई जाती थी। तीसरी चीज़ है तांबा, जो खेतड़ी, बलूचिस्तान या ओमान से लाई जाती थी। और चौथी चीज़ जो है वो है लाजवर्द, जो मेसोपोटामिया से लाई जाती थी। तो इसमें आपको सही कौन सा सुलेमित है ये बताना है। ठीक है, पहला है या दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या सभी है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी के सभी सही सुलेमित किए हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं।
तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है और 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये बिल्कुल याद रह जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा 7वां, नर्तकी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से हमें मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, दूसरी है मोहनजोदड़ो और सी ऑप्शन है आपका लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो आपको इनमें से बताना है कि किस स्थान से वो कांस्य की मूर्ति हमें मिली है। तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब मोहनजोदड़ो जो जगह है जो भारत में है, तो वहाँ से ये मूर्ति हमें मिली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का अंत होने का सबसे प्रभावी कारण वैज्ञानिक कौन सा मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है बाढ़, ऑप्शन नंबर सी अकाल या बीमारी, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसा कौन सा मतलब कारण नहीं है जो वैज्ञानिकों ने अभी तक पूरा उसको सच माना है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि सबसे प्रभावी कारण कौन सा है ये वैज्ञानिक कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाढ़ को ही ज़्यादा वैज्ञानिक ये कहते हैं कि बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता का अंत हो गया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक दूसरा भी कारण बताते हैं, लेकिन बाढ़ को ही ज़्यादा वैज्ञानिक प्रभावी कारण मानते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वां, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है, पहली थी बाजरा, बी चावल, सी गेहूँ और जौ और ऑप्शन नंबर डी है मक्का। तो इसमें से आपको बताना था कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब गेहूँ और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां डबल हो गया है, ठीक है। घरों और नगर निर्माण में ग्रिड पद्धति किस काल की विशेषता थी? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर वैदिक काल, बी वैदिक काल, सी मौर्य काल या ऑप्शन नंबर डी सिंधु सभ्यता का काल। तो आपको बताना है कि घरों को बनाने में ग्रिड पद्धति कौन से काल में इस्तेमाल होती थी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो सिंधु सभ्यता में घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु सभ्यता, बी है नगरीय संस्कृति, सी है मेहुला या डी है उग्र। तो आपको इसका आंसर बताना है। जैसे हमारी सिंधु सभ्यता है वैसे ही मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मेसोपोटामियन संस्कृति थी उसमें सिंधु सभ्यता के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग होता था। मेसोपोटामिया संस्कृति वर्तमान के ईरान देश में है, ठीक है, मतलब थी, और यह संस्कृति सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो 11वां क्वेश्चन है हमारा वो है, हड़प्पा संस्कृति में मृत व्यक्ति के पास क्या क्या रखा जाता था या दफनाया जाता था? तो इसका ए ऑप्शन है जीवन आवश्यक वस्तु, बी है सोना, सी चांदी या डी कपड़े। तो आपको बताना है कि कौन सी वस्तुएं रखी जाती थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो जीवन आवश्यक वस्तुएं है वो उस मृत व्यक्ति के शरीर के पास रखी जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्राचीन इतिहास की मिली अस्थियों का काल पता लगाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है सोनार पद्धति, बी रेडियो कार्बन, सी 14 पद्धति, सी एक्सरे या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रेडियो कार्बन C14। ये जो पुराने अस्थियाँ होती है तो उनका काल पता लगाने में मदद करती है। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है, ये 13वां सवाल है हमारा। कुछ प्राचीन नाम दिए गए हैं जो सिंधु सभ्यता के टाइम पर
इस्तेमाल होते थे और उनके व्यवसाय। तो पहला है पूरब, उसके लिए दुर्गपति। दूसरा है स्पर्श, जनता की गतिविधियों पर नज़र। और तीसरा है उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाला। तो आपको इसमें से ये बताना है कि सही सुलेमित कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3 या डी सभी के सभी। ठीक है, 1, 2, 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी के सभी सही सुलेमित है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। जो प्राचीन नाम होते हैं उनके कार्य पूछे जाते हैं, या वो शब्द किसके लिए इस्तेमाल होते थे वो पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, और लुसेंट के बुक में ये सभी दिए हुए हैं। तो ये एमसीक्यू भी हमारे लुसेंट की बुक में से ही मैंने कुछ तैयार किए हैं, जो कुछ दूसरी बुक है उसमें से भी लिए हैं। तो खास करके हम इसमें लुसेंट जीके पर ज़्यादा फोकस देंगे, क्योंकि वनडे एग्ज़ामों में लुसेंट पर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का कालखंड निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है 1000 ईस्वी सन पूर्व से 500 ईस्वी सन तक। बी है 1500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक। ऑप्शन सी है 1500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व तक। और ऑप्शन नंबर डी है 1000 ईस्वी सन से 1500 ईस्वी सन तक। तो आपको बताना है कि वैदिक सभ्यता का कालखंड कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है ईस्वी सन पूर्व 1500 से ईस्वी सन पूर्व 1000 तक। ठीक है, जैसे ही सिंधु सभ्यता खत्म होती है वहाँ से वैदिक काल शुरू होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, आर्यों ने भारतीय महाद्वीप के किस भाग पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्यों ने आक्रमण कब किया था। तो आर्यों ने आक्रमण किया था, वैदिक काल जब शुरू होता है तब आर्य भारत में आए थे। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पश्चिम उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत या पूर्वी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पश्चिम उत्तर भारत से आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था और उसी को वैदिक काल माना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता निम्न में से कौन सी थी। जैसे हमारी सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, तो आर्य द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई थी उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शहरी, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर सी है ए या ये भी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि जो आर्य द्वारा सभ्यता विकसित की गई थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो हम आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 17वां, वैदिक काल में सभा समिति किससे संबंधित थी। इसका ऑप्शन नंबर ए है राजा को सलाह देने वाली संस्था। ऑप्शन नंबर बी है लोगों को जमीन दान देने वाली संस्था। ऑप्शन नंबर सी है मुफ्त में खाना देने वाली संस्था, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर जो डी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा को सलाह देने वाली संस्था, उसको ही सभा या समिति कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दशराजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है तीसरा मंडल, बी है 10वां मंडल, सी ऑप्शन है चौथा मंडल, या डी है 7वां मंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसमें दशराजन युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है जो ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में हम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है। तो जैसे और एक है तीसरे मंडल में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। तो अगला सवाल है, एक तरफ वेद दिए हुए हैं और एक तरफ है उनकी विशेषताएं। तो पहला वेद है ऋग्वेद, ऋचाओं का क्रमबद्ध विवरण। दूसरा है यजुर्वेद, सस्वर पाठ के लिए ऋचाओं को लिखना। तीसरा है सामवेद, जादू टोना तंत्र मंत्र। और चौथा है अथर्ववेद, भारतीय संगीत का जनक। तो आपको बताना ये है कि इसमें कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो ऑप्शन ए है 1, 2, ऑप्शन बी है 3, 4,
ऑप्शन सी 1 2 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 और 4 सही सुलेमित नहीं है। तो ये जो तीसरा है सामवेद, वो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद जो है उसे कहा जाता है, मतलब उसमें जो दिया गया है उसमें दिया गया है जादू टोना और तंत्र मंत्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ये भी सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला जो सवाल है हमारा वो है 20वां। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, उनकी संख्या आपको बतानी है कि कितनी है। जो हमने अभी वेद देखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, उनकी संख्या कितनी है। तो ए 3, बी 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन में 7। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 6 जो वेदांग है उनकी रचना की गई वेदों को समझने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। तो अगला सवाल देखते हैं हम। 21वां। आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन ए कृषि या पशुपालन, बी व्यापार, सी शिकार या डी कपड़ा उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कृषि और पशुपालन आर्य लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी अपने अगले क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। ऋग्वेद में कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और एक साइड में है वर्तमान में उन नदियों के नाम। तो ए है वितस्ता, जिसे वर्तमान में झेलम कहा जाता है, बी है एक्सिनी, जिसे वर्तमान में चेनाब कहा जाता है, सी है परुष्णी, जिसे वर्तमान में रावी, और डी है विपाशा, जिसे वर्तमान में सतलज कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि विपाशा को वर्तमान में व्यास कहा जाता है, ना कि सतलज। तो और एक नदी है कुर्रा, उसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, कुर्रम। तो आपको इन नदियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है वैदिक काल, सी है मौर्य काल या डी है उत्तर वैदिक काल। तो आपको बताना ये है कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैदिक काल। जैसे वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दर्शन दिए गए हैं प्रमुख और उनके प्रवर्तक। तो ए है योग पतंजलि, बी है सांख्य गौतम, सी है न्याय कपिल मुनि और डी है पूर्व मीमांसा बादरायन। तो इसमें बताना आपको ये है कि कौन सा सही सुलेमित है। तो ये दर्शन दिए गए हैं उन व्यक्तियों के द्वारा, उनके नाम आगे दिए गए हैं। ठीक है, तो उनमें से आपको सही सुलेमित कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्रमुख दर्शन आपको पता ही होगा कि 6 प्रमुख दर्शन है हमारे मतलब इतिहास में। तो आपको जो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सांख्य कपिल मुनि ने दिया है, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायन, ये कुछ और दर्शन है, मतलब पूरे 6 दर्शन है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखने हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, 4 वर्ण समाज की संकल्पना, मतलब जिसे चतुर्वर्ण कहा जाता है, किस काल में शुरू हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिंधु सभ्यता, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है वैदिक काल और डी है मुगल साम्राज्य। तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद में चतुर्वर्ण की संकल्पना दी गई है। तो आप इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा कि आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो इसके आगे का जो लेक्चर 2 होगा हमारा, उसमें उत्तर वैदिक काल के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे और जो हमारा बचा हुआ है
बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वो भी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मतलब धीरे धीरे जो लुसेंट का जो हिस्ट्री है हम वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं उनमें ये शेयर करें। तो आपको और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।